इतिहास अक्सर क्रूर विजेताओं की तस्वीर पेश करता है। ये विजेता अपने समय के सबसे शक्तिशाली और भयभीत शासक होते थे। बख्तियार खिलजी ऐसा ही एक शासक था। उसकी क्रूरता और विजय की कहानियां आज भी इतिहास में दर्ज हैं। उसने युद्ध और विजय से भरा जीवन जिया। हर युद्ध में उसकी तलवार की चमक और उसकी सेना की गर्जना सुनाई देती थी। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा नए क्षेत्रों को जीतने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोचता था। लेकिन बीमारी सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी मार सकती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। खिलजी अपने क्रूर अभियान पर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दर्द असहनीय था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके सेनापति इलाज के लिए बेताब हो गए। वे हर संभव उपाय ढूंढने लगे ताकि उनके नेता को राहत मिल सके। उनकी खोज उन्हें एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान राहुल शीलभद्र के पास ले गई। शीलभद्र का नाम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था। शीलभद्र आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। उनकी चिकित्सा पद्धति ने कई लोगों को नया जीवन दिया था। वह बीमार सरदार का इलाज करने के लिए तैयार हो गया। उसने खिलजी की हालत का गहराई से अध्ययन किया। शीलभद्र का ज्ञान और कौशल उल्लेखनीय था। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके खिलजी के लिए विशेष औषधियां तैयार की। उसने बड़ी मेहनत से हर्बल औषधियां तैयार की और पूरी लगन से खिलजी का इलाज किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने खिलजी को नई उम्मीद दी। धीरे धीरे खिलजी ठीक होने लगा। उसकी हालत में सुधार होने लगा और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगा। उसने अपनी ताकत वापस पा ली। वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने सेनापतियों के साथ योजनाएं बनाने लगा। वह शीलभद्र के ज्ञान से प्रभावित था। उसने महसूस किया कि भारतीय विद्वता और चिकित्सा पद्धति कितनी गहरी और प्रभावशाली है। उसने भारतीय विद्वता की गहराई और बुद्धिमत्ता को देखा। यह अनुभव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। खिलजी को क्या पता था कि उसकी मुलाकात नालंदा के एक सपूत से हुई थी। यह मुलाकात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई क्योंकि नालंदा के सपूत ने शिक्षा और ज्ञान की मशाल को जलाए रखा। शीलभद्र ने नालंदा विश्वविद्यालय के पवित्र हॉल में शिक्षा प्राप्त की थी। इन हॉलों में ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी, जहां विद्वान और छात्र मिलकर अध्ययन करते थे। प्राचीन मगध साम्राज्य में स्थित नालंदा ज्ञान का केंद्र था। यह स्थान न केवल शिक्षा का केंद्र था बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल था। यह शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने कई महान विद्वानों को जन्म दिया। दुनिया भर से विद्वान और छात्र इस विश्वविद्यालय में आते थे। वे यहाँ आकर अपने ज्ञान को और भी समृद्ध करते थे। वे विभिन्न विषयों का अध्ययन करने आते थे। यहाँ पर अध्ययन के लिए कई विषय उपलब्ध थे जो छात्रों को व्यापक ज्ञान प्रदान करते थे। इनमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान और चिकित्सा शामिल थे। इन विषयों में गहराई से अध्ययन किया जाता था। नालंदा का पुस्तकालय ज्ञान का खजाना था। इसमें हजारों पांडुलिपियां थीं। यह पुस्तकालय विद्वानों के लिए एक अमूल्य संसाधन था। नालंदा का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ से निकले विद्वान दुनिया भर में ज्ञान का प्रसार करते थे। यह भारत के बौद्धिक कौशल का प्रमाण था। नालंदा ने भारत की बौद्धिक धरोहर को समृद्ध किया। विश्वविद्यालय ने जिज्ञासा और बहस की भावना को बढ़ावा दिया। यहाँ पर विद्वानों के बीच गहन चर्चा और बहस होती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान न केवल दिया जाता था बल्कि उसका निर्माण भी किया जाता था। यहां पर विद्वानों ने नए विचारों और सिद्धांतों का विकास किया। खिलजी ने भारतीय विद्वता की प्रतिभा का अनुभव करने के बावजूद अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित रहा। उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल थीं कि उसने विद्वानों और उनके ज्ञान के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। उसने मगध को जीतने की ठान ली। मगध, जो उस समय ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, खिलजी की महत्वाकांक्षाओं का अगला लक्ष्य बन गया। उसकी सेनाओं ने नालंदा की ओर कूच किया, जिससे उनके रास्ते में विनाश का निशान बन गया। गांवों और कस्बों को रौंदते हुए वे नालंदा की ओर बढ़ते गए। ज्ञान की खोज में लीन नालंदा के विद्वानों को होश नहीं रहा। वे अपने अध्ययन और अनुसंधान में इतने मग्न थे कि उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। उन्होंने खिलजी की क्रूरता के बारे में सुना था, लेकिन वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई शिक्षा के इस पवित्र केंद्र पर हमला करेगा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह शिक्षा के केंद्र पर हमला करेगा। यह विचार ही उनके लिए अकल्पनीय था। खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय में धावा बोल दिया। उन्होंने नालंदा के शांतिपूर्ण वातावरण को युद्ध के मैदान में बदल दिया। उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई।
निर्दोष विद्वानों और भिक्षुओं पर भी उन्होंने क्रूरता से हमला किया। आक्रमणकारियों ने पुस्तकालय को तहस नहस कर दिया। उन्होंने नालंदा के ज्ञान के भंडार को नष्ट कर दिया। उन्होंने अनगिनत पांडुलिपियों को जला दिया। ये पांडुलिपियां सदियों के ज्ञान और अनुसंधान का परिणाम थी। आग कई दिनों तक भड़कती रही, जिससे ज्ञान का भंडार राख में तब्दील हो गया। यह आग नालंदा के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गई। भिक्षुओं और विद्वानों का नरसंहार किया गया। उनकी हत्या ने नालंदा की आत्मा को भी घायल कर दिया। एक समय का जीवंत नालंदा खंडहर में तब्दील हो गया। यह महान विश्वविद्यालय अब केवल इतिहास के पन्नों में जीवित है। खिलजी के हमले के पीछे का कारण बहस का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि वह धार्मिक कट्टरता से प्रेरित था। खिलजी, एक तुर्क मुस्लिम, ने बौद्ध केंद्र के विनाश को अपने धर्म की जीत के रूप में देखा होगा। दूसरों का मानना है कि खिलजी केवल लालच से अंधा था। उसने नालंदा के धन की कहानियां सुनी थीं। हो सकता है कि उसने खजाने को लूटने के लिए विश्वविद्यालय पर हमला किया हो। उसके कारण जो भी हों, खिलजी के कार्यों के परिणाम विनाशकारी थे। नालंदा का विनाश दुनिया के लिए एक क्षति थी। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का प्रतीक था। इसके परिणाम स्वरूप ज्ञान का एक अपूरणीय नुकसान भी हुआ। सदियां बीत चुकी हैं जब नालंदा का दुखद पतन हुआ था। फिर भी विश्वविद्यालय के खंडहर उस भयानक दिन की याद दिलाते हैं। वे एक गौरवशाली अतीत की कहानियां कहते हैं। वे इतिहास की चेतावनी का काम भी करते हैं। नालंदा का विनाश ज्ञान की नाजुकता को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि कैसे अज्ञानता और हिंसा सदियों से चली आ रही शिक्षा को आसानी से नष्ट कर सकती है। यह हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की भी याद दिलाता है। नालंदा की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह हमारे लिए एक कालातीत सबक रखती है। यह हमें असहिष्णुता के खतरों और विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के सम्मान के महत्व के बारे में सिखाती है। यह घटना सृजन और विनाश दोनों के लिए मानवीय क्षमता को भी रेखांकित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान एक शक्तिशाली हथियार है। इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। चुनाव हमारा है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, नालंदा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें बताती है कि हमें समझ के सेतु बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी साझा बौद्धिक विरासत को संजोना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए।